नमस्कार साथियों, मैं धीरज यादव आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स में रीजनिंग के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों की, यानी कि हम लोग यहाँ पे रीजनिंग के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनके एक्सपेक्टेड क्या आंसर्स हो सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करें इनके डिटेल सॉल्यूशन की तो हम लोग डिटेल में इनके सॉल्यूशंस पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले आपको मैथ्स का ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा चुका है। अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की जो एक कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो जब एग्जाम हम दे करके आते हैं, जब हम एग्जाम में अपीयर होते हैं, तो जो एक स्टूडेंट के मन में सबसे ज्यादा जिज्ञासा होती है वो ये होती है कि उसने जितने भी क्वेश्चंस के आंसर किए हैं, यानी कि जिन भी ऑप्शंस को उसने पिक किया है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, क्या वह उन क्वेश्चंस का सही उत्तर है या फिर नहीं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो आपके आगे वाले फेजेस हैं, यानी कि यहाँ पे जिज्ञासा यह भी होती है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है, क्या हम आगे आने वाले एग्जाम के लिए एलिजिबल होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। तो इन सब के बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप कोई वीडियो देखें ना देखें, आयोग की आंसर की आए या ना आए, आपने एग्जाम दे लिया है। अगर आपको ये सेटिस्फेक्शन है, आपको ये लगता है, आपके अंदर से आवाज़ आती है कि मैंने अपना 100% दिया है, तो आपको आगामी परीक्षा की यानी कि अगले फेज की आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, बिना किसी वीडियो बिना किसी आंसर की का इंतजार किए हुए। और बिलीव करिए कि आपका ये जो प्रयास है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके अंदर कहीं ना कहीं, हाँ, वीडियो से जब आप देखते हैं आंसर की जब आ जाती है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि आपने इतने प्रश्नों के उत्तर सही दिए, और आपको जो एक चांस है आपका वो आपको पता चलता है। बिल्कुल आप इसका कहीं ना कहीं एनालिसिस देखिए, आंसर की आने का इंतज़ार मत करिए, ठीक है। आप एनालिसिस कर लिए हैं, ठीक है, कुछ उसमें 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपने अपना 100% दिया है, आपके चांसेस हैं, आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना चाहिए, आने वाली परीक्षा के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। आपको अपने समय को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए अपनी मंजिल की ओर अग्रसर रहना है, और कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रयासरत रहना है जिस उद्देश्य के साथ आप जुड़े हैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। और आज के सेशन की अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पे क्या करी है, गलती करी है। गलती क्या करी इसकी अगर मैं चर्चा करूँ तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि पूछा गया है पानी में ट्रांसपेरेंट का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने क्या किया है, इसमें मिरर इमेज वाले आंसर को मार्क कर दिया। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं वाटर इमेज की तो यहाँ पे क्या होता है, टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप, जबकि लेफ्ट और राइट में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो इस बेसिस पे आप यहाँ पे अगर हम बात करें TRANS यानी कि इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। TRANS यानी कि अगर हम बात करें TRANS, यहाँ पे आपको लेफ्ट से राइट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे राइट से लेफ्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बेसिस पे आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम टी की बात करें तो टी इस प्रकार से आपको जल में प्रतिबिंब के तौर पर दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर बी भी आपका एलिमिनेट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आप में से कितने ऐसे एस्पिरेंट्स रहे थे जिन्होंने क्या किया है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मिरर इमेज वाला आंसर मार्क किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी TRANS PARENT। क्लियर, सभी को कमेंट करके बताना है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो गूगल पे भी ये क्वेश्चन आपको अवेलेबल है। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे केवल और केवल अगर हम बात करें एक जो आपको शब्द का फर्क देखने को मिल रहा है वो कौन सा है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा गूगल पे जो प्रश्न अवेलेबल है, यानी कि मे के बाद यहाँ पे आपको प्रत्येक देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो हमें पता है कि हम कितने दिनों के महीने की बात करें, 29 दिनों के महीने की बात करें। इट मीन्स 1 तारीख को क्या हो जाएगा, 1 तारीख को हो जाएगा सैटरडे। अगला सैटरडे कब पड़ेगा, तो 7 दिनों बाद, यानी कि 8 को, फिर इसके बाद पड़ेगा आपको 15 को, और फिर इसके बाद आपका पड़ेगा 22 को, और एट लास्ट आपको 29 को भी सैटरडे ही पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब जब हम बात करेंगे संडे की तो इसके बाद में एक संडे मिलेगा, इसके बाद में एक संडे मिलेगा, इसके बाद में एक संडे मिलेगा, और इसके बाद में एक संडे मिलेगा, जबकि 29 के बाद यहाँ पे दिन ही नहीं बचे, यानी कि संडे नहीं मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पे 4 तो हमें मिल जा रहे हैं, क्या, संडे, 4 मिल जा रहे हैं हमें यहाँ पे रविवार, और बोला गया है दूसरा शनिवार, यानी कि केवल दूसरे शनिवार की बात करी जा रही है। ध्यान दीजिए यहाँ पे यहाँ पे सेकंड सैटरडे, केवल और केवल सेकंड सैटरडे, जबकि अगर हम उस प्रश्न की बात करें जैसे कि मैंने कहा गूगल पे प्रश्न अवेलेबल है, तो वहां पे एवरी सेकंड सैटरडे लिखा हुआ है। इट मींस वहां पे दूसरा और चौथा 2 शनिवार आपको छुट्टी के तौर पे देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पे केवल और केवल हमें क्या करना है, एक ही शनिवार जो कि दूसरा शनिवार होगा, जो कि आपको 8 तारीख को देखने को मिलेगा, उस शनिवार को क्या करना है, छुट्टी के तौर पर कंसिडर करना है, और 4 रविवार को छुट्टी के तौर पर कंसिडर करना है। कुल दिनों की संख्या कितनी है, 29 है। 29 में से 5 दिन आप छुट्टियों वाले हटा देंगे तो दिनों की संख्या बचेगी
24 जो कि क्या होंगे, वर्किंग डेज होंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं यहाँ पे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले अगर हम प्रश्न की बात करें, फटाफट से यहाँ पे क्वेश्चन को बनाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं अल्फाबेटिकल सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और जब हम बात करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज की, तो यहाँ हम केवल और केवल प्लेस वैल्यू के टर्म में बात करेंगे। जब हम प्लेस वैल्यू के टर्म में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और 11 से 13 यानी कि 13 प्लेस वैल्यू होती है एम की। 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 के बाद 16 जो कि प्लेस वैल्यू होती है किसकी, पी की एम। और पी के साथ में यहाँ पे 2 विकल्प है, इसलिए अभी हम यहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर सकते। आगे की अगर हम बात करें तो 10 के बाद 9 के बाद 8 के बाद 7 और यहाँ पे हो जाएगा 6 यानी कि एफ। आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए के साथ में हम लोग यहाँ पे जाएंगे। मूव ऑन करते हैं यहाँ पे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो मिसिंग टर्म पर बेस्ड है। मिसिंग टर्म की अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ पे अल्फाबेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और मैंने कहा अल्फाबेट्स में हम बात करेंगे किसकी, प्लेस वैल्यू के टर्म में। प्लेस वैल्यू के टर्म में अगर हम बात करें तो जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है। 26 के बाद हमें देखने को मिल रहा है 24, 24 के बाद हमें मिल रहा है 22, 1 से मिल रहा है 3 है तो 3 से मिल जाएगा हमें कितना, 5। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 20 से मिल रहा है 18, 18 से मिल रहा है 16, यानी कि सभी में 2 का अंतर देखने को हमें मिल रहा है। क्लियर। यहाँ पे आपकी सीरीज घटती हुई है, यहाँ पे आपकी सीरीज बढ़ती हुई है और अगेन यहाँ पे आपकी सीरीज घटती हुई है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 2, 3, 4 यानी कि आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 17, 18, 19 और यहाँ पे 66, 67 यानी कि 67 और क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। बात करेंगे यहाँ पे हम लोग अगले प्रश्न की। अगेन आपको यहाँ पे मिसिंग टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इस पर्टिकुलर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। करना क्या था यहाँ पे देखिए, 8 प्लस 4 कर देना था तो नंबर हो जाएगा आपका कितना 12 और माइनस कर देना था ये वाली संख्या यानी कि -6 करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, लास्ट वाला नंबर जो कि कितना आ रहा है यहाँ पे 6 देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम बात करें तो 10 प्लस 6 की अगर हम बात करें तो नंबर मिल जाएगा 16, माइनस कर देना था ये वाला नंबर यानी कि यहाँ से हम 5 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा लास्ट वाला नंबर जो कि क्या हो जाएगा 11 के रूप में हमें देखने को मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ भी आप देख सकते हैं 15 और 8 की बात करें अगर हम 23, 23 में से 7 घटाएंगे तो मिल जाएगा 16। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 13 और 8 21, 21 में से 4 घटाएंगे तो संख्या मिल जाएगी हमें 17, यानी कि आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। ध्यान दीजिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेट ए की। अलग अलग सेट में आपको अलग अलग क्वेश्चन नंबर के तौर पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम सेट ए की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं यहाँ पे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आर्मी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कोड के तौर पे देखने को मिल रहा है 2, 20, 16 और 29। क्लियर। करना क्या है, प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, संख्या देखने को मिल रही है 2, यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी +1 की। इसके बाद अगर मैं बात करूं आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, देखने को मिल रहा है 20, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है +2। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे एम की प्लेस वैल्यू होती है तो 13 और देखने को मिल रहा है 16, यानी कि +3। और एट लास्ट अगर मैं बात करूं वाई की प्लेस वैल्यू होती है कितनी 25, देखने को मिल रहा है 29, यानी कि +4। पूछा किसके लिए गया है कोड, पूछा गया है यहाँ पे आपसे बेटर के लिए। तो बी में +1 करोगे तो मिल जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे +1 करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 3, यहाँ पे +3 करोगे तो नंबर ही तो लिखना है, लेटर नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 23, यहाँ पे आपको 4 जोड़ना है हो जाएगा 24, यहाँ पे आपको 5 जोड़ना है हो जाएगा 10 और यहाँ पे आपको 6 जोड़ना है तो हो जाएगा 24, यानी कि 3, 3, 23, 24, 10, 24, 3, 3, 23, 24, 10, 24। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये गलती से यहाँ पे बी लिख गया है, ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि आप यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्लियर। मूव ऑन करते हैं हम लोग यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं अगेन आपको यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला। तो फटाफट से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू के टर्म में बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ट्रेन के लिए जो कोड देखने को मिल रहा है SPXEI, तो अगर हम बात करें टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 19, यानी कि यहाँ पे आपको -1 देखने को मिल रहा है। अगेन अगर हम बात करें आर की प्लेस वैल्यू होती है 18 और पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, यानी कि यहाँ पे आपको -2 देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट लेटर की अगर मैं बात करूं ए, 26 के बाद अगर ए को हम कंसीडर करेंगे तो ए की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 27 और अगर उसमें से -3 करेंगे तो यहाँ पे एक्स की प्लेस वैल्यू आपको 24 के रूप में देखने को मिल रही है, यानी कि -3। इसके बाद अगर हम बात करें
तो आई की प्लेस वैल्यू होती है 9 और यहाँ पे देखने को मिल रहा है ई यानी कि -4। तो इस प्रकार हमें पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक हमने पिक कर लिया, सीधे हम पहुंचेंगे जिस पर्टिकुलर वर्ड के लिए हमसे कोड पूछा गया है। तो पीपल के लिए अगर हमसे यहाँ पे कोड पूछा है तो पी में हमें क्या करना था, -1 मिलेगा ओ, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगर हम बात करें ई -2 करोगे तो तीनों में सी मिल रहा है। फिर अगर हम बात करें ओ की तो -3 करोगे तो तीनों में एल मिल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पी में -4 करेंगे तो मिलेगा हमें एल, जो कि केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर। चलिए फटाफट से मूव ऑन करते हैं यहाँ पे हम लोग अगले प्रश्न पर। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो नंबर एनालॉजी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है 4:28। तो आपको पूछा है 8:what। ठीक है, तो अगर हम 4 से 28 की बात करें, 4 से अगर हम 28 की बात करते हैं तो 4 गुणे अगर हम यहाँ पे 7 लिखें तो संख्या मिल जाती है हमें कितनी, 28। और 8 गुणे अगर हम 7 करें तो संख्या मिल जाती है हमें कितनी, 56। यानी कि 56 यहाँ पे हमें विकल्प में देखने को नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार अगर हम बात करें और किस प्रकार से हम इसको 28 बना सकते हैं, तो यानी कि हम अगर 4 में क्या कर दें, +1 कर दें तो संख्या मिल जाएगी हमें 5। और इस संख्या का अगर हम स्क्वायर कर दें तो संख्या मिल जाएगी हमें 25। और इस 25 में हम क्या कर दें, 4 की पिछली वाली संख्या यानी कि 4 की अगली वाली संख्या का हमने स्क्वायर किया और उस वैल्यू में हमने 4 की पिछली वाली संख्या को जोड़ दिया। तो यहाँ पे संख्या मिल जाएगी हमें क्या, 28। इसी प्रकार अगर हम 8 की बात करें तो 8 की अगली वाली संख्या यानी कि 9 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो संख्या मिल जाएगी कितनी, 81। और 9 की पिछली वाली संख्या यानी कि हम 7 इसमें जोड़ देंगे तो संख्या मिल जाएगी हमें 88। लेकिन यहाँ कहीं भी हमें 88 भी विकल्प में देखने को नहीं मिल रहा है। तो और किस प्रकार से हम 4 के साथ में क्या कर सकते हैं, 28 बना सकते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो 4 से 28 की अगर हम बात करें तो यानी कि 4 में हम 4 का पिछला नंबर जोड़ दें यानी कि 3 तो संख्या मिलेगी हमें 7। और इसी संख्या में हम क्या करें, 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर मिल जाएगा हमें कितना, 28। क्लियर। इसी प्रकार अगर हम बात करें 8 में 8 की पिछली वाली संख्या अगर हम जोड़ दें तो संख्या मिलेगी हमें 15। और इसी में हम अगर 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर मिलेगा हमें 120, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी एक विकल्प देखने को मिल सकता है। क्लियर। चलिए बात करेंगे यहाँ पे हम लोग अगले पूछे गए प्रश्न की। आगे के जो भी प्रश्न है यहाँ पे आपके वो लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे और साथ ही साथ हम समझने का भी प्रयास करेंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं इस प्रकार के प्रश्नों की, यानी कि जब हम लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में पूछे गए प्रश्नों की बात करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको अजम्पशन पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको आर्ग्यूमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम वेरियस टर्मिनोलॉजीज की भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ जब आपके अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक छात्र इन टॉपिक्स से रिलेटेड अगर हम बात करें तो इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, जो बेसिक डिफरेंसेस है उसको नहीं समझ पाते हैं और कहीं ना कहीं इस कारण से गलतियां करते हैं। तो हम प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ यहाँ पे कुछ बेसिक बातों को भी समझते हुए चलेंगे। तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तो यहाँ पे बोला गया, आप विद्यालय में शिक्षक हैं, आपकी कक्षा में एक नया छात्र सत्र में देर से प्रवेश करता है, इसलिए उसे बहुत कठिनाई होती है और वह कई प्रश्न पूछता है जिनके उत्तर शेष छात्रों के लिए पहले से ही स्पष्ट हैं। यदि आप उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आप समय से पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या आंसर हो सकता है? एक पर्टिकुलर टीचर के लिए और एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सिचुएशन दी गई है, ठीक है। और उत्तर की अगर हम बात करें तो उस छात्र के प्रश्नों को अनदेखा करेंगे क्योंकि समय में पाठ्यक्रम पूरा करना आवश्यक है। तो अगर क्या आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या आप अनैतिक हैं? इसके ऊपर भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इस प्रश्न को समझने के लिए यहाँ पे हम दो टर्मिनोलॉजीज के बीच में डिफरेंशिएट करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको आने वाले प्रश्नों में भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे उन दो टर्मिनोलॉजीज की, तो यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे हम लोग एथिकली और मोरली। एथिकली और अगर हम बात करें तो मोरली। तो बेसिकली अगर हम देखें तो दोनों का ही जो शाब्दिक अर्थ है वो हमें कहीं ना कहीं सेम देखने को मिलेगा, सिमिलरिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें इनमें डिफरेंस की तो इनमें बहुत कई बार आपको डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे और कई बार इनको हम सेम सेंस में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इनके बीच का जो बेसिक डिफरेंस है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, जिससे ये क्वेश्चन हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो जब हम एथिक्स की बात करते हैं एज अ सब्जेक्ट, तो वहाँ पे एथिक्स का मतलब हो जाता है आपका नीति शास्त्र, ठीक है।
लेकिन जब हम यहाँ पे एथिक्स की बात करेंगे नैतिकता के संदर्भ में, तो एथिक्स और मोरल की बात करें तो दोनों का ही जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो नैतिकता के संदर्भ में बात कर रहे हैं। यानी कि हम एथिक्स की जब बात करते हैं तो सिंपली इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट्स या सेट ऑफ रूल्स, जो कि आपके किसी संस्थागत रूप से हो सकते हैं, अगर हम बात करें रिलीजन से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। और मोरल की अगर हम बात करें तो जो आपकी इनकलकेशन है, जो आपकी संस्कृति है, जो आपके खुद के अपने विचार हैं, उन पर कहीं ना कहीं जो आपका मोरल है वो बेस्ड होता है, ठीक है। यानी कि इसको आप इंटरनल कह सकते हैं और आप इसको एक्सटर्नल कह सकते हैं। या इनमें अगर हम कुछ और डिफरेंसेस की बात करें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसके बाद हम इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके बाद के प्रश्नों में भी हम उन एग्जांपल्स की सहायता से समझते हुए चलेंगे। हमने कहा कि आप एक बैंक के क्या है, कर्मचारी हैं और बैंक का समय समाप्त हो गया है और बैंक के समय समाप्त होने के बाद आपके पास एक कोई असहाय व्यक्ति आता है जो काफ़ी दुखी सा महसूस हो रहा है, काफ़ी इमरजेंसी में है और वो आपसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे कुछ अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है और वो अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ, ऐसा नहीं कि आपसे मांग रहा है, वो अपने अकाउंट से पैसे क्या करना चाहता है, विड्रॉ करना चाहता है। उसे इमरजेंसी है और आपको पता है कि अभी जो कार्यालय का समय है वो समाप्त हो चुका है और वो अपनी कहीं ना कहीं व्यथा आपसे बताता है और आपको देख के भी लगता है कि उसका जो कंसर्न है वो बिल्कुल जेन्युइन है। तो अगर आप उसे पैसे देने से मना कर देते हैं, यानी कि उसे अगर पैसे विड्रॉ करने से मना कर देते हैं, तो यहाँ पे आप अनैतिक नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके कार्यालय का जो समय अवधि है वो समाप्त हो चुकी है और इसके बाद आपको अलाउ नहीं है कि आप किसी भी ग्राहक को क्या करें, कैश विड्रॉ करके दें। और ऐसा केवल ये एक काफ़ी सिंपल सा एग्जाम्पल, इस तरीके से और भी सारे आपकी क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो वेरियस सिचुएशन हो सकती हैं, लेकिन आपकी जो मोरल वैल्यूज है वो आपको कहीं ना कहीं क्या करती हैं, पुश करती हैं, वो कहीं ना कहीं आपको प्रोवोक करती हैं कि आपको क्या करनी चाहिए, उस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन आपकी कई बार यहाँ पे देखने को मिलती है। और मेनली अगर हम बात करें इन एग्जाम्स में भी एग्जामिनर का जो मोटिव होता है वो कहीं ना कहीं यह जांचना चाहते हैं कि आप मोरली और एथिकली क्या सोचते हैं। क्योंकि कई बार अगर हम बात करें किसी भी कार्य को करने के लिए आपसे कहा गया, कोई भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई, तो एथिकल रूप से तो आपको वह कार्य करना है, लेकिन अगर आप मोरली उस पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है तो आप उस कार्य में जो निपुणता से उस कार्य को किया जाना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं आप असमर्थ रहेंगे। तो इसकी भी जांच होती है इन प्रश्नों के माध्यम से। चलिए, आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे उस छात्र के प्रश्नों को अनदेखा करेंगे, क्योंकि समय से पाठ्यक्रम पूरा करना आवश्यक है। बिल्कुल ये आपकी क्या है, ड्यूटी है कि आप टाइम से क्या करिए, पाठ्यक्रम को पूरा करिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या आप अनैतिक हैं? आप अनैतिक बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर हम बात करें इमोरल है, लेकिन अनैतिक अगर हम बात करें तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी प्रकार अगले अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ये एक विकल्प हो सकता है, लेकिन हम बेटर और बेस्ट ऑप्शन की तलाश करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम अगले विकल्प की बात करें, प्रश्नों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इसलिए कक्षा में ही छात्र के सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। ध्यान दीजिए, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप एथिकल नहीं है, यहाँ पे आप अनैतिक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि समय से पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा और आप कोर्स काफ़ी जो बाकी के बच्चे हैं कहीं ना कहीं उनको जो कंटेंट मिलना चाहिए, उनका जो कोर्स कंप्लीट होना चाहिए वो आप नहीं कर पाएंगे। तो क्या इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प हो सकता है? तो इसके अलावा अगर हम विकल्प की बात करें, प्रश्नों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इसलिए छात्र को विद्यालय के समय में स्टाफ रूम में आने को कहेंगे और उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप क्या है, मॉरल भी है और एथिकल भी है। इसलिए अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर का तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन बनेगा। क्लियर? जबकि अगर हम बात करें लास्ट वाले ऑप्शन की, तो प्रश्नों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इसलिए छात्र को विद्यालय के समय के बाद निजी ट्यूशन के लिए अपने घर आने को कहेंगे। ना तो आप यहाँ पे मॉरल रहेंगे और ना तो आप यहाँ पे एथिकल रहेंगे। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश लैंग्वेज में, हालांकि आप में से बहुत सारे ऐसे भी छात्र इस पर्टिकुलर सेशन को देख रहे होंगे जिन्होंने परीक्षा नहीं दी होगी, तो उन छात्रों के लिए यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन अवेलेबल। बाकी अगर आपने परीक्षा दी है तो आपके पास ऑलरेडी प्रश्न पत्र होगा ही, जहाँ पे आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में प्रश्नों को देख सकते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले अगर मैं प्रश्न की बात करूं, आप सिनेमा हॉल के प्रबंधक हैं और आपको एक फोन आता है कि फोन करने वाला बोलता है कि हॉल में एक बम लगाया है, लेकिन इससे पहले भी आपके हॉल को कई झूठी धमकियां मिली हैं, आप क्या करेंगे? ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करें और ऐसे सिचुएशन में आपका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है
कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं, हाउ टू रिएक्ट, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तत्काल पुलिस को सूचित करेंगे, उनसे स्थिति को संभालने के लिए निर्देशों के लिए पूछेंगे और तदनुसार कार्य करेंगे। तो यानी कि इस विकल्प की अगर हम बात करें तो ये आपका एक विकल्प बन सकता है। अगर इस विकल्प को हम आंसर मार्क करेंगे तो क्यों करेंगे, नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तत्काल पुलिस को सूचित करेंगे, हॉल में प्रवेश करेंगे और दर्शकों को बम के खतरे की घोषणा करेंगे और उन्हें तुरंत हॉल छोड़ने के लिए कहेंगे। ये विकल्प आपका हो सकता है, तो ये भी विकल्प पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्यों हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता। हॉल में प्रवेश करेंगे और घोषणा करेंगे कि एक आपात स्थिति है और दर्शकों से घबराए बिना हॉल छोड़ने के लिए कहेंगे, तो यह भी आपका एक विकल्प हो सकता है। और एट लास्ट की अगर हम बात करें, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी आपके हॉल को कई झूठी धमकियां मिली हैं, तो इस विकल्प के साथ में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, जिसको आप क्या कर सकते हैं, वही एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बचे हमारे पास 3 विकल्प। तो हम ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी के साथ में हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि अगर हम ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाते हैं तो यहाँ पे आपको बोला गया कि आप पुलिस को तो सूचित कर रहे हैं, इसके बाद तत्काल हॉल में आप क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं और खतरे की घोषणा कर दे रहे हैं, यानी कि बम के खतरे की घोषणा आपने कर दी। और उसके बाद होगा क्या, हॉल में मच जाएगी भगदड़, बम से लोग बाद में मरेंगे, यानी कि पहले ही भगदड़ में लोग घायल हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, एक समस्या से जब हम निपटने के लिए उसके निदान की बात करते हैं तो ध्यान रखना ये होता है कि हमें कि उससे कोई दूसरी समस्या उत्पन्न ना हो, इसका भी हम विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। जबकि हम ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें तो हॉल में प्रवेश करेंगे और घोषणा करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी और ए के बीच अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए ज्यादा बेटर आपको ऑप्शन के तौर पे देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे क्या करते हैं, पुलिस को सूचित करेंगे, उनसे स्थिति को संभालने के लिए निर्देशों के लिए पूछेंगे, तो हो सकता है उन निर्देशों में पुलिस आपको ऑप्शन नंबर सी वाली कार्यवाही करने के लिए कहे कि आप हॉल में जाएं और जो भी वहां पे दर्शक बैठे हैं उन्हें बिना पैनिक किए हुए उन्हें हॉल छोड़ने के लिए क्या करें, बताएं कि आप लोग यहाँ पे हॉल छोड़ दें और पैनिक भी ना हो, कुछ इस तरीके की आपको टैक्टिक्स बताई जाए जिससे आप इस सिचुएशन को संभाल सके। तो ऑप्शन नंबर ए अगर हम बात करें तो ए और सी में आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। बात करेंगे यहाँ पे हम लोग अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले दिन में प्रश्न की बात करूं तो बोला है यू आर द मैनेजर। अच्छा ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है, स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक व्यवसाय चलाने वाला व्यक्ति आपको सरकार को देकर बचाने में सहायता करने के लिए कहता है, आप क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, क्लाइंट को सलाह देंगे कि आप देय करों को बचाने के लिए उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन केवल कानूनी साधनों के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अतिरिक्त धन लेकर किसी भी तरीके से कर बचाने में मदद करेंगे, तो ये बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं बनेगा, इसको आप ऐसे ही क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सहायता नहीं करेंगे क्योंकि देश के विकास के लिए सरकार को करों की आवश्यकता होती है और कर अधिकारियों को उस व्यक्ति के बारे में सूचित करेंगे, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। तो क्यों नहीं बनेगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें, सहायता नहीं करेंगे क्योंकि देश के विकास के लिए सरकार को करों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे बस केवल एक एडिशनल पॉइंट बता दिया गया था। एक तो आप उसकी सहायता भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा आप क्या कर दे रहे हैं, उसकी शिकायत भी कर दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप उसकी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं, केवल इसके बारे में कहा गया है। यानी कि ये दोनों आपके सिमिलर से ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अगर इन दोनों में आप जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं आप ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, ऑप्शन नंबर ए की। तो करों की छूट का जो प्रावधान, अगर हम बात करें टैक्स जो आपको रिबेट मिलता है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद आपको सेक्शन 87A में कर रिबेट से रिलेटेड आपको जानकारियां दी गई हैं, किसके अंतर्गत। जैसे अगर हम बात करें इंश्योरेंस पॉलिसीज लेकर के या कहीं ना कहीं अनुदान दे करके, तो वेरियस उसके अलग अलग कंडीशंस हैं, कितने धनराशि तक आपको इसमें छूट मिल सकती है, तो अलग अलग उसमें डिस्कशन किया गया है। तो अगर कानूनी साधन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है और आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो कहीं ना कहीं किसी का अकाउंट मेंटेन करना ये आपका प्रोफेशन ही है, तो अपने प्रोफेशन के तौर पे अगर हम बात करें। और दूसरा चीज़, जब हमारे अगर कहीं ना कहीं कानून में इस तरीके के प्रावधान है तो हम बिल्कुल कानूनी तौर तरीके से क्या कर सकते हैं, इस जो इसमें छूट है
इसको बिल्कुल दिला सकते हैं जो भी इनके क्लाइंट यहाँ पे हैं। क्लियर? तो इस तरीके से वो अपने प्रोफेशन को भी पूरा कर रहे हैं और साथ ही साथ जो कानूनी प्रक्रिया है उससे भी आप बाहर नहीं जा रहे हैं। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अगर मैं आंसर की बात करूं तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे यहाँ पे अगले पूछे गए प्रश्न की। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपके गांव में कई शौचालयों का निर्माण किया गया है, परंतु कई ग्रामीण लोग शौचालयों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको यह तय करने का अधिकार है कि शौचालयों का उपयोग करना है या फिर नहीं करना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि घर में शौचालय इसलिए बनाए गए हैं कहीं ना कहीं हाइजीन मेंटेन किया जा सके, बहुत सारी जो बीमारियां हैं, गंदगी होती है, ठीक है, इस तरीके के जो उसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स है उनसे दूर रहा जा सके। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की, तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पे आपको ऐसे ही क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे, उनके परिवारों और पड़ोसियों को इनकी आदतों को बदलने के लिए, दबाव डालने के लिए कहेंगे। इस पे भी हम चर्चा करेंगे। स्थानीय स्वच्छता अधिकारी को शिकायत कर देंगे, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और अगर हम एट लास्ट बात करें, उन लोगों के साथ संवाद करेंगे कि वे शौचालयों का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं और उनके उपयोग से गांव को होने वाले लाभ के बारे में बताकर मनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर हम इन तीनों ही विकल्पों की बात करें तो एक टर्म यहाँ पे आपको समझना होगा, जिस प्रकार से हमने समझा एथिकली, मोरली, यानी कि एथिकल और मोरल वैल्यूज की जिस तरीके से हमने बात करी, उसी प्रकार से यहाँ पे एक टर्म और आपको समझने की आवश्यकता है, जो कि क्या होता है, सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल यानी कि सामाजिक पूंजी। सामाजिक पूंजी की जब हम बात करते हैं तो सामाजिक पूंजी के अंतर्गत आप किस प्रकार से एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हुए समाज में क्या करें, उन्नति की ओर, अपनी भी उन्नति, साथ ही साथ समाज की भी उन्नति, यानी कि समाज को लेकर के एक सामाजिक प्राणी के तरीके एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हुए अप्रोप्रिएट आपका जो बिहेवियर है उसके साथ में आप आगे बढ़ें। तो अगर हम इसके अंतर्गत बात करेंगे तो किसी भी, अगर हम बात करें समस्या की, कोई भी ऐसी जब समस्या हमें देखने को मिलती है तो हमारा जो पहला प्रयास होना चाहिए कि उस समस्या का जो सबसे इजीएस्ट सॉल्यूशन है, हम उस सॉल्यूशन को यहाँ पे क्या करें, अपनाएं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है कि अगर आप उनको, हालांकि अगर हम बात करें आज के समाज की, तो कई बार आपको ऐसी भी घटनाएं देखने को मिलेंगी कि आप किसी को समझाने गए और उल्टा आपसे ही मार हो गई। ठीक है, तो ऐसा है यहाँ पे नहीं करना है, ऐसे डिसीजंस पे हमें नहीं जाना है। हम बात करेंगे जो सबसे इजीएस्ट सॉल्यूशन है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, उसकी अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है कि आप उनसे संवाद करेंगे, उससे होने वाले कहीं ना कहीं जो लाभ है उसके बारे में आप समझाएंगे। अगर आप ऐसा कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, समस्या सबसे निचले और आसान लेवल पे क्या हो गई है, सुलझ चुकी है। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो जो दूसरा लेवल आता है वो ये आता है कि आप किसी सामने वाले को बताएं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं इस तरीके के एक्शंस ले सकता हूं, डायरेक्ट एक्शन लेने से पहले इस तरीके तो हो सकता है कि वो आपके इन बातों से क्या हो जाए, भयभीत हो जाए, भय के कारण ही वो अपनी आदतों में परिवर्तन कर ले। यानी कि यहाँ पे जिस प्रकार से बात करी जा रही है पड़ोसियों से और उनके ही परिवार के सदस्यों से, ठीक है, तो जब उनके ही परिवार के सदस्य और पड़ोसी मिलकर के कहीं ना कहीं उन्हें क्या करेंगे, इन बातों के लिए कन्विंस करेंगे, समझाएंगे, तो हो सकता है वो क्या हो जाए, एग्री हो जाए। यानी कि सेकेंडरी अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी के साथ में हम जा सकते थे। और एट लास्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर कानूनी प्रक्रिया का हम यहाँ पे सहारा लेंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बनता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो प्रायोरिटी है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएगी। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे अगले प्रश्न की। जबकि प्लास्टिक, चलिए अगले अगर हम प्रश्न की बात करें तो जबकि प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, परंतु आपका सब्जी विक्रेता उन्हें ग्राहकों को देना जारी रखता है, आप क्या करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, उनके उपयोग को रोकने के लिए धमकाएंगे, मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, सेकेंडरी ऑप्शन, धमकाएंगे और यह विफल हो तो अधिकारियों को सूचित करेंगे। यानी कि ये दोनों का सीक्वेंस दिया है, सेकेंडरी और जो थर्ड वाला ऑप्शन था आपका, उनका एक सीक्वेंस यहाँ पे आपको दिया गया है। तो जो प्राइमरी वे है, जो सबसे आसान तरीका है, क्या वैसा विकल्प हमें यहाँ कहीं देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। समस्या को अनदेखा करेंगे क्योंकि वह गरीब है और उसे आजीविका कमाने की आवश्यकता है, यानी कि मोरालिटी। ठीक है, तो भाई आजीविका कमाने की आवश्यकता सभी को है, लेकिन अपनी आजीविका कमाने के साथ साथ हमें अपने समाज का, पर्यावरण का, इन चीज़ों का भी कहीं ना कहीं ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसलिए हम इस ऑप्शन के साथ में नहीं जाएंगे।
पर्यावरण को दूषित करने के लिए उससे लड़ेंगे तो भाई इसको तो एलिमिनेट ही कर दो। और अगले की अगर हम बात करें तो कागज की थैलियों या अन्य पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को अपनाने के लिए उसे मनाने का प्रयत्न करेंगे और अगर यह विफल हो तो अधिकारियों को सूचित करेंगे। यानी कि आपको क्या करना है, जो प्राइमरी स्टेज पर इजीएस्ट सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के साथ में जाइए और इसमें अगर आप विफल होते हैं तो आप आगे की प्रक्रिया को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे भी हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएंगे। ठीक है, मूव ऑन करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। अजय एक 12 वर्ष, इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, गलत किया है। देखिए यहाँ पे क्या गलतियां करें आप लोग। अजय एक 12 वर्ष का बालक है, वह अपने घर पर एक पालतू कुत्ता रखना चाहता था, परंतु उसके माता पिता ने कहा कि पालतू कुत्ता उनके फ्लैट में खुश नहीं रहेगा। हालांकि उन्होंने अजय को एक पक्षी पालने की अनुमति दे दी। इसका निश्चित तात्पर्य है। तो यहाँ पे बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मार्क किया है या ऑप्शन नंबर बी मार्क किया है, लेकिन यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। इस वक्तव्य से, इस कथन से अगर हम बात करें जो यहाँ पे आपको दिया गया है, उसके माता पिता पक्षी को कुत्ते से ज़्यादा पसंद करते हैं, ये बात कहीं भी जाहिर नहीं हो रही है। और या फिर अजय को पक्षी पसंद नहीं, ये बात भी कहीं पे निश्चित तौर पे जाहिर नहीं हो रही है। जबकि हम बात करें यहाँ कुछ अगर निश्चित है तो आपको यहीं पे दिया गया है और वो बात क्या है, अजय और उसके माता पिता फ्लैट में रहते हैं। सिंपली आपको ये बात क्वेश्चन में ही बोली गई है। देखिए कहाँ पे बोली गई है, पालतू कुत्ता उनके फ्लैट में खुश नहीं रहेगा। इट मीन्स वो लोग कहाँ रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं। और सिंपली यहाँ पे दिया है अजय और उसके माता पिता कहाँ रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं। तो निश्चित रूप से आप ये बात बोल सकते हैं कि अजय और उनके माता पिता जो है वो फ्लैट में रहते हैं। यानी कि आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर बनेगा पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर, चलिए मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न पर। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी गलतियां करी हैं एस्पायरेंट्स ने। क्या गलतियां करी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कैसे करी हैं गलतियां, कुछ लोग होशियार होते हैं, तो ऐसे आपने बनाया कि कुछ लोग क्या हो गए, ये हो गए लोग और ये हो गए होशियार। और आगे की अगर हम बात करें तो कुछ होशियार लोग परिश्रमी होते हैं, तो होशियार को आपने बना लिया यहाँ पे परिश्रमी। और अगर हम सिलॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, तो सभी परिश्रमी लोग होशियार होते हैं। यानी कि सारे के सारे परिश्रमी आपको होशियार में बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ लोग होशियार और परिश्रमी होते हैं, यानी कि कुछ लोग अगर हम बात करें तो होशियार तो हैं लेकिन परिश्रमी भी हैं, तो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा इस पर्टिकुलर डायग्राम में। यानी कि यहाँ पे भी क्या बन रही है, पॉसिबिलिटी। सभी होशियार लोग परिश्रमी हैं, सारे के सारे होशियार लोग परिश्रमी हैं, इसकी भी क्या बन रही है, पॉसिबिलिटी। ऐसा होता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और होशियार लोग सामान्यतः परिश्रमी होते हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कह सकते। अब इसका जो एक्चुअल अगर आपको डायग्राम बनाना था तो आपको केवल और केवल शब्दों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। कैसे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसका जो एक्चुअल डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। कुछ लोग होशियार होते हैं, तो ध्यान दीजिए कौन होशियार है, तो लोग होशियार हैं। तो अगर हम बात करें, ये हमने बना लिया लोग, तो ये हो गए आपके लोग क्या, होशियार। क्लियर, आगे की अगर हम बात करें तो कुछ होशियार लोग, ध्यान दीजिए कुछ होशियार लोग, यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं, जो होशियार भी हो और लोग भी हो। कुछ होशियार लोग क्या होते हैं, परिश्रमी होते हैं। तो होशियार लोग की अगर हम बात करें तो ये परिश्रमी हो गए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कुछ लोग होशियार और परिश्रमी होते हैं, तो अगर हम लोगों की बात करें तो ये होशियार भी है और परिश्रमी भी है। ये कॉमन एरिया की अगर हम बात करें तो ये होशियार भी है और परिश्रमी भी है। यानी कि अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी के साथ में हम जाएंगे। सेम बात को यहाँ पे आप इंग्लिश में भी इंप्लीमेंट होता हुआ देख सकते हैं। देखिए, सम पीपल आर स्मार्ट, सम पीपल आर स्मार्ट, यानी कि ये हो गए आपके पीपल, ये हो गए आपके स्मार्ट। और सम स्मार्ट पीपल, ध्यान दीजिए सम स्मार्ट पीपल, जो स्मार्ट भी हो और पीपल भी हो, वो क्या है यहाँ पे, हार्ड वर्किंग है। इट मीन्स कि अगर हम बात करें सम पीपल आर स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ में हम लोग यहाँ पे जाएंगे। क्लियर, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। आप एक निजी अस्पताल में मरीजों के प्रवेश के प्रभारी हैं। गरीब मरीजों को निःशुल्क उपचार प्रदान करने के लिए आपका अस्पताल सरकार द्वारा क्या है, बाध्य है। एक ऐसा ही गरीब रोगी अस्पताल में, रोगी आपातकाल में, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे वर्ड पे, आपातकाल में यानी कि इमरजेंसी में अस्पताल आता है। इमरजेंसी है तो जाहिर सी बात है सिचुएशन जो है वो थोड़ी क्रिटिकल ही होगी। यहाँ पे अगर हम बात करें, परंतु वह अपना आधार कार्ड लाना भूल गया है, जो निःशुल्क उपचार की सुविधा का लाभ उठाने के लिए क्या है, आवश्यक है। आप क्या करेंगे,
तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस शर्त पर उसे अस्थायी रूप से स्वीकार करेंगे कि उसे निर्वहन के समय यानी कि जब डिस्चार्ज किया जाएगा तो अपना कार्ड प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मॉरली भी और अगर हम बात करें एथिकली भी, क्यों? क्योंकि आप उसका आधार कार्ड ले रहे हैं एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, आप क्या करें उसका आधार कार्ड ले रहे हैं जो कि आवश्यक है। तो यानी कि यहाँ पे मॉरली भी और एथिकली भी आप क्या है, सही है। बाकी के विकल्पों की हम बात करेंगे, रोगी को मना कर देंगे तो अनैतिक यहाँ पे नहीं होंगे, आप मॉरली होंगे लेकिन एथिकली नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं है। रोगी को पहले आधार कार्ड प्रस्तुत करने को कहेंगे तो यहाँ पे भी आप अनैतिक नहीं होंगे, यानी कि यहाँ पे आप मॉरली गलत हो सकते हैं लेकिन एथिकली आप बिल्कुल सही हैं क्योंकि वो आवश्यक है, ठीक है। और एट लास्ट अगर हम बात करें, उसे केवल तभी स्वीकार करेंगे जब वह उपचार के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत होगा। ना तो एथिकली करेक्ट होंगे ना तो मॉरली करेक्ट होंगे। इट मीन्स एथिकली एंड मॉरली दोनों तरह से हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ में करेक्ट हो रहे हैं। इट मीन्स हम ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न पर। आप रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक घोषणा पर्सनल अनाउंसमेंट पर एक घोषणा सुनते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी की घोषणा होने की सबसे ज़्यादा संभावना, सबसे अधिक संभावना है? तो अगर हम बात करें जो डिपार्टमेंट जिस कार्य के लिए बना होता है, तो अगर हम रेलवे के डिपार्टमेंट की बात करें, हम स्टेशन पे बेसिकली जब बात करते हैं अनाउंसमेंट की, तो ऑब्वियस सी बात है हमें यहाँ पे जो अनाउंसमेंट्स देखने को मिलती हैं तो वो ट्रेन के अगर हम बात करें आने और आगमन और ट्रेन के जाने यानी कि प्रस्थान से संबंधित जानकारी हमें स्टेशनों पे प्लेटफॉर्म्स पे इन जनरल देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है लेकिन मन में एक सवाल भी आता है कि क्या इसके अलावा भी सर कोई जानकारी या किसी प्रकार का अनाउंसमेंट हमें स्टेशंस पर या प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिलता है? तो जी हाँ, इसके अलावा भी आपको अनाउंसमेंट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आपको प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट्स भी देखने को मिलते हैं जिनके लिए रेलवेज चार्ज भी करती है और कहीं ना कहीं रेवेन्यू भी जनरेट होता है रेलवेज के लिए। और इसी पर बेस्ड एक आर्टिकल की बात करें तो कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें अगर हम बात करें तो शायद खतरों के खिलाड़ी या कुछ ऐसा ही था, उसमें उसके प्रमोशन से लेकर के वीडियो था जिसमें आपको जिसमें क्या करना था, हर घंटे में एक बार उसकी क्लिप चलानी थी। उसकी क्लिप की ड्यूरेशन एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है बट आई गेस मोर देन 1 मिनट ही थी। तो पीक आवर्स में क्या होता है, जो काफ़ी मतलब बड़े स्टेशन होते हैं पीक आवर्स में जहाँ पे ट्रेनों का आवागमन ज़्यादा होता है, यात्रियों की संख्या ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं यात्रियों को इसके लिए असुविधा होती है। तो इसी के बारे में वो आर्टिकल था, वो मैंने पढ़ा था। तो यानी कि इसके अलावा भी और आप अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं अगर, तो आप अलग अलग जगहों पर आपके जो लोकल लेवल पर वहाँ पे एडवर्टीजमेंट है उनका भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अलग अलग तरीके के एडवर्टीजमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस प्रकार का अनाउंसमेंट अगर हम बात करें इस अनाउंसमेंट के अलावा आपने रेलवे स्टेशन पर सुना है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम लोग अगले प्रश्न की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं, आपका पड़ोसी एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति है और आप अपने पड़ोसी के घर में श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं, किसी बच्चे पर अत्याचारों के साक्षी हैं। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आपका जो पड़ोसी है वो काफ़ी एक प्रभावशाली व्यक्ति है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो और आप अपने पड़ोसी के घर में श्रमिक के रूप में कार्यरत किसी बच्चे पर अत्याचारों के साक्षी होते हैं, आप क्या करोगे? तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई बच्चा है वो कार्यरत है तो अपने आप में यही एक क्या है, क्राइम है। और दूसरी बात ये कि वो एक तो कार्यरत है, एक तो आप पहले ही क्राइम कर रहे हो, दूसरी बात ये कि आप उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हो, तो क्राइम के ऊपर भी क्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अपने पड़ोसी के डर के कारण शांत रहेंगे, आप ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। बच्चे अपने पास 2 विकल्प, अपने पड़ोसियों को बताएंगे कि बच्चे पर अत्याचार ना करें क्योंकि यह कानूनी तौर पर अपराध है। यानी कि आप अकेले नहीं बल्कि पड़ोसियों की सहायता की अगर हम बात करें, एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं, यहाँ पे हो सकता है उस पर्टिकुलर पर्सन के रेफरेंस में बात करी गई हो। टेल योर नेबर्स नॉट टू कमिट, ठीक है, एट्रोसिटीज ऑन द चाइल्ड एज इट इज अ क्राइम, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो पड़ोसियों को बताएंगे कि ऐसा ना करें क्योंकि ये क्या है, एक क्राइम है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चे को बचाने में मदद करने के लिए पुलिस और बाल कल्याण संगठनों को सूचित करेंगे। तो ऐसे केस में जहां पे ऑलरेडी क्राइम हो रहा है और अगर हम बात करें किसी बच्चे से रिलेटेड यहाँ पे अत्याचारों की बात करी जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में और जब व्यक्ति क्या हो, काफ़ी प्रभावशाली हो, जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है,
तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो बेस्ट आंसर होना चाहिए, बच्चे तो ऑलरेडी अपने पास 2 ही विकल्प, 2 तो हो गए एलिमिनेट, यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए था आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? हो सकता है इसके बाद आयोग आपको ऑप्शन नंबर सी या फिर सी और डी दोनों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन है जहाँ पे लास्ट ईयर भी अगर हम बात करें तो आपको मल्टीपल आंसर की देखने को मिले हैं। क्लियर? चलिए बात करेंगे यहाँ पे हम लोग अगले प्रश्न की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो बोला गया है आपको किसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा जाता है, आपके पास रिपोर्ट तैयार करने का समय नहीं है, आप क्या करेंगे? ठीक है, कुछ ऐसे लाइफ में इंपॉर्टेंट काम होते हैं जिनके लिए हमें समय निकालने पड़ते हैं। मान लीजिए अगर ये इंपॉर्टेंट एक काम है, रिपोर्ट हमें तैयार करना है, चाहे वो हमारे लिए हो या हमारी संस्था के लिए हो। हमारी ग्रोथ, हमारी संस्था की ग्रोथ, दोनों एक ही बात है, यानी कि आपकी ग्रोथ में ही आपकी संस्था की ग्रोथ छिपी हुई है या आपकी संस्था की ग्रोथ में ही आपकी ग्रोथ छुपी हुई है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अपने अधीनस्थ से रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहेंगे, अपना नाम डालेंगे और जमा कर देंगे, यानी कि काम किसी और का, नाम किसी और का, तो भाई ये मॉरली तो बिल्कुल गलत है, यानी कि ये आपको नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है। हम लोग सेशन को कंटिन्यू करेंगे। लाइट का थोड़ा सा इशू है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बस क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। चलिए हम लोग सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम बात करें काम क्या है, इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे अगर हम बात करें रिपोर्ट तैयार करने से, सबसे पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो अपने अधीनस्थ से रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहेंगे, अपना नाम डालेंगे और जमा कर देंगे। तो मैंने कहा नाम किसी और का और काम किसी और का, तो ये बिल्कुल भी मॉरली अगर हम देखा जाए तो ये गलत है। अगले अगर हम ऑप्शन की बात करें, रिपोर्ट तैयार करने से इनकार कर देंगे। ठीक है, समस्या है तो उसका समाधान भी होगा, पहले प्रयास तो करिए। बिना प्रयास किए ही आप क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे सरेंडर कर दे रहे हैं। आगे की अगर हम बात करें, अपने वरिष्ठ को समझाएंगे कि आप अधीनस्थ की मदद लेंगे और अपने नाम के साथ साथ अपने अधीनस्थ के नाम के साथ रिपोर्ट सौंपेंगे, यानी कि अगर काम इंपॉर्टेंट है तो उसे किया जाना चाहिए। भले आप यहाँ पे क्या करें, अपने अधीनस्थ की मदद ले रहे हैं, लेकिन मदद ले रहे हैं, उससे काम करा रहे हैं, तो साथ ही साथ आप उसको नाम भी दे रहे हैं, उसको कंसीडर भी आप कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी के साथ में हम लोग जाएंगे। अप्रासंगिक होने पर भी कुछ सामग्री एक साथ रखकर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। ठीक है, अगले अगर हम प्रश्न की बात करें, आप रिसर्च लैब में काम कर रहे हैं, आपके एक अधीनस्थ ने अपने दम पर कुछ अच्छा काम किया है और यह काम एक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशन के योग्य है, आप क्या करेंगे? पहले विकल्प की बात करें तो सारा डाटा लेंगे और अपने नाम से प्रकाशित करेंगे, यानी कि अगेन नाम किसी और का और काम किसी और का, ऐसा आपको यहाँ पे नहीं करना है। सहलेखक के रूप में अपना नाम जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए अधीनस्थ से कहेंगे, यानी कि आपने जिस चीज़ के लिए प्रयास ही नहीं किया है, जो चीज़ आपकी है ही नहीं, उसमें आप अपना नाम क्यों यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं? ठीक है, गलत है। अपने अधीनस्थ को बताएंगे कि जब तक आपको सहलेखक नहीं बनाया जाता, बिल्कुल गलत बात है, आप उसे पेपर प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देंगे, तो बिल्कुल गलत बात है। और एट लास्ट हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, अधीनस्थ को पेपर स्वयं ही प्रकाशित करने के लिए क्या करेंगे, आप प्रोत्साहित करेंगे कि बिल्कुल आपका जो काम है वो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और ये क्या है, एक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशन के योग्य है, तो बिल्कुल आपको ऐसा करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कथन एवं संकल्पना यानी कि स्टेटमेंट एंड अगर हम अजम्पशन की बात करें तो थोड़ा सा अजम्पशन का भी मैं यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे बोला है सरकार ने होम लोन, गृह ऋण सस्ते कर दिए हैं, तो सबसे पहले स्टेटमेंट एंड अजम्पशन क्या होता है इसको अगर आप समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रश्न को समझने में आसानी होगी। अजम्पशन की अगर हम बात करें तो जैसे आप किसी संस्था के साथ में जुड़े हुए हैं, आप किसी चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी संस्था में आप जब एडमिशन लेते हैं तो उस संस्था में एडमिशन लेने के पीछे का जो आपका मोटिव है, जो पर्पस है वो क्या है। कोई भी एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो उस स्टेटमेंट को लिखने का पर्पस क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो जब आप किसी भी संस्था के साथ में जुड़ते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो उसके पीछे जो अजम्पशन है, उसके पीछे अगर आपकी जो सोच है वो यही होती है कि संस्था के साथ में जुड़ करके आप मान लेते हैं कोई एक संस्था एक्स है, तो आपका जो अजम्पशन है इस संस्था को ज्वाइन करने से पहले वो यही होता है कि इस संस्था के साथ में जुड़ करके यहाँ के हम जो टीचर्स हैं उनके मार्गदर्शन में कहीं ना कहीं जिस एम के साथ हम जुड़ रहे हैं उस कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, एम की पूर्ति करेंगे, यानी कि एम जो हमारा है उसको हम कहीं ना कहीं अचीव करेंगे, जो गोल है उसको हम अचीव करेंगे। ठीक है, तो
इसी प्रकार अगर हम मान लेते हैं कोई स्टेटमेंट जैसे सबसे जो कॉमन सा एक एग्जांपल है अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कुत्तों से सावधान। किसी के घर के बाहर आपको लिखा हुआ दिखाई देता है कुत्तों से सावधान। अब जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो आपके मन में जो अजम्पशन आता है इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद कि ऐसा क्यों लिखा गया है, ऐसा इसलिए लिखा गया है। तो जब आप पढ़ते हैं कुत्तों से सावधान तो इट मीन सबसे पहला जो आपके दिमाग में अजम्पशन आता है वो क्या आता है कि घर में कुत्ते रहते हैं। और गलती से ये बात आप उसके मालिक से मत बोल देना, नहीं तो भड़क जाएगा कि मुझे आप कुत्ता बोल रहे हैं, ठीक है। घर में कुत्ते रहते हैं ऐसा बोल दोगे तो अपने ऊपर ले लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं आपने क्या अजम्पशन किया कि घर में कुत्ते हैं, इट मीन्स उसने बोर्ड लगा रखा है तो इट मीन्स क्या है कि घर में कुत्ते हैं। और जब बोला है सावधान तो आपके दिमाग में दूसरा अजम्पशन ये आता है कि कुत्ता तो है साथ ही साथ खतरनाक भी है, इसीलिए यहाँ पे सावधान वर्ड भी क्या है जुड़ा हुआ है। तो किसी भी अगर हम बात करें स्टेटमेंट के पीछे का जो लॉजिक है, जो तर्क है, उस कथन के पीछे का जो कारण है वो आपका क्या होता है अजम्पशन होता है। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सरकार ने होम लोन यानी कि गृह ऋण का क्या कर दिए, सस्ते कर दिए हैं। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देखने को मिला था कि कार कंपनियों ने कार पर क्या करी है, भारी छूट दी है। अभी अगर मैं बात करूं कोरोना के बाद या आसपास की सिचुएशन तो उस टाइम में क्वेश्चन देखने को मिला। तो उसके कई सारे कारण थे, बिक्री में काफ़ी कमी आ जाना, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते थे कि एक पूरी चेन जुड़ी हुई होती है, एक श्रृंखला जुड़ी हुई होती है, हर एक चीज़ पर एक दूसरे लोग क्या होते हैं डिपेंडेंट होते हैं। इधर आप खरीद रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात उधर प्रोडक्शन भी हो रहा है। प्रोडक्शन के साथ साथ कई सारे अगर हम बात करें अलग अलग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल्स हैं वो लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ पे कामगार लोग जुड़े हैं, तो पूरी की पूरी एक श्रृंखला बनी होती है, ठीक है। तो कई बार इकोनॉमी को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं। वो हालांकि ऊपर लेवल की बात हो गई, लेकिन यहाँ पे आप समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके पीछे का अगर हम कारण की बात करें तो क्या कोई यहाँ पे हमें जो संकल्पना है, जो अजम्पशन है, वो इसके पीछे का तर्क हमें दे रहा है कि ऐसा क्यों किया गया है। संभवतः ज़्यादा लोग गृह ऋण ले सकते हैं, यानी कि अगर हम बात करें हो सकता है कि इससे पहले जैसे कि मैंने कार का आपको एग्जांपल दिया कि कार की बिक्री में कमी आ गई थी, इसलिए यानी कि आपको स्टेटमेंट में कथन में केवल इतना कहा गया कि कार कंपनियों ने कार पर भारी छूट का ऐलान किया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे अजम्पशन की तो आप कह सकते हैं कि अभी जो कार की बिक्रियां हैं वो वापस से क्या होंगी, उनमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो इसी प्रकार अगर हम बात करें संभवतः ज़्यादा लोग क्या लेंगे, गृह ऋण ले सकते हैं, यानी कि लोग अपना घर बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो वो बेसिकली आपका लोन पर ही चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम संकल्पना एक की बात करें तो संकल्पना एक हमें यहाँ पे निहित होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि अगर हम बात करें संकल्पना दो की तो मकानों की कीमत कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऐसा यहाँ पे हमें प्रतीत नहीं हो रहा है इस दिए गए कथन के अजम्पशन से, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे संकल्पना एक की तो संकल्पना एक यहाँ पे निहित होती हुई हमें दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की। अजम्पशन समझ में अगर आपको आ गया है, जैसे एक और एग्जांपल मैं दे ही देता हूं तो और भी आपको यहाँ पे क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। जैसे मैंने कहा कि एक संस्था एक्स है, संस्था एक्स की पार्किंग में एक नोटिस लगी हुई है और नोटिस पर लिखा है कि पार्किंग में जगह न होने पर अपने वाहनों को मॉल में पार्क करें। ध्यान दीजिए, संस्था एक्स की पार्किंग में लिखा गया है कि पार्किंग में जगह न होने पर अपने वाहनों को मॉल में पार्क करें। अब अगर मैं अजम्पशन की बात करूंगा तो अगर मैं आपसे अजम्पशन में बोलूं कि मॉल संस्था से 10 किलोमीटर की दूरी पर है तो क्या ये अजम्पशन सही होगा? तो ये अजम्पशन आपका बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जब वहाँ पे इस प्रकार का नोटिस लगाया गया है इट मीन्स कि वहाँ पे क्या होगा, आसपास में ही वॉकिंग डिस्टेंस कह सकते हैं या कह सकते हैं कि थोड़ी दूरी पर वहाँ पर एक मॉल होगा और उस मॉल में पार्किंग की सुविधा होगी, क्योंकि ऐसा नोटिस में यहाँ पे दिया गया है कि पार्किंग की जगह ना होने पर अपने वाहनों को मॉल में पार्क करें, ठीक है। तो किसी भी जो आपका एक नोटिस है, जो कथन है, उसके पीछे का जो लॉजिक है वही आपका क्या होगा, यहाँ पे अजम्पशन होगा, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। क्यों मैं बता रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि आपको अजम्पशन से रिलेटेड और भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए अगले अगर हम बात करें यहाँ पे प्रश्न की तो बोला है प्रत्येक आईआईटी बीटेक और एमटेक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, ये आपका कथन है। अब जब हम बात करेंगे अजम्पशन की तो बीटेक और एमटेक पाठ्यक्रम केवल आईटी, ध्यान दीजिए जब ओनली वर्ड आपको दिखाई दे, केवल वर्ड आपको दिखाई दे तो वहां पे अजम्पशन कभी भी आपका सही नहीं होगा। इस पर्टिकुलर वर्ड के बाद ही आप इसको क्या कर सकते हैं, तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि ये कभी भी आपका निहित नहीं होगा। इसके बाद अगर हम बात करें आईआईटी केवल बीटेक और एमटेक पाठ्यक्रमों के लिए ही है, फिर से यहाँ पे आपको केवल देखने को मिला, यानी कि फिर से केवल देखने को मिला, तो ये भी आपका निहित नहीं होगा। यानी कि हम बात करें दोनों में से कोई भी संकल्पना
कथन में प्रभावशाली नहीं है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगली अगर मैं बात करूं तो मोबाइल फोन सेवाओं पर आसानी से उपलब्ध डेटा के कारण मोबाइल गेमिंग इन दिनों बढ़ गया है। ठीक है, अब संकल्पना की अगर हम बात करें तो लोगों में मोबाइल गेम्स को लेकर उन्माद देखने को मिला है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो ये इसके बाद इस कारण से अगर हम बात करें डेटा सस्ता हुआ है, यानी कि पहले टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं विकसित हुई है, उसके बाद आपको पर्क्स देखने को मिले हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे संकल्पना 1 की, तो संकल्पना 1 यहाँ पे निहित होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अगर आगे की हम बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में मोबाइल पर कई गेम प्राप्त करना, यानी कि इस कथन से इसका कोई भी हमें यहाँ पे लेना देना नहीं है। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग मैं बात करूँ यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड इसका आंसर हो सकता है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। क्लियर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो बोला है युवाओं में पुस्तक पढ़ने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि दिए गए मुद्दे के बारे में व्यापक और विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। तो यानी कि हम किसी भी पर्टिकुलर अगर हम बात करें इश्यूज़ की, जैसे अगर मैं रिसेंट में बात करूं तो रिसेंट में भी आपके सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे बर्निंग इश्यूज़ हैं, तो इन बर्निंग इश्यूज़ पर युवाओं की क्या विचार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो संपूर्ण ज्ञान, संकल्पना 1 क्या, संपूर्ण ज्ञान। अब यहाँ पे एक टर्म आपको देखने को मिला, संपूर्ण ज्ञान। ठीक है, और सीखने के लिए किताबें सर्वोत्तम साधन है। तो ठीक है, सीखने के लिए और ज्ञान के लिए किताबें, लेकिन ये जो टर्म आपको देखने को मिला संपूर्ण ज्ञान, ठीक है, इस कारण से मैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, अगले की अगर हम बात करें तो पढ़ना फोकस और विश्लेषणात्मक सोच को बेहतर बनाने में मदद करता है। यानी कि हम पढ़ना की बात करें, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर कथन की, तो यहाँ पे आपको पुस्तक पढ़ने से संबंधित बोला गया, जबकि पढ़ने के सेंस में आप बात करेंगे तो यहाँ पे अखबार भी आएगा, आपका कॉमिक्स भी आएगी, मैगजीन्स भी आएगी। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि एग्जामिनर ने यहाँ पे पढ़ना जो है वो पुस्तक पढ़ने के सेंस में उपयोग किया है। अगर हम पुस्तक पढ़ने के सेंस में बात करते हैं तो ऐसा इसलिए कहा गया है, यानी कि मैं अगर कथन की बात करूं तो इस कथन के पीछे का जो तर्क है कि पढ़ने से क्या होता है, अगर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपके विश्लेषणात्मक सोच है और जो आपका फोकस है, जो आपकी एकाग्रता है, वो बेहतर की जा सकती है। उसको बेहतर करने में जो किताबें हैं वो अहम भूमिका निभाती हैं, यानी कि मदद करती हैं या सहायक होती हैं। तो अगर मैं बात करूं तो संकल्पना 2 के साथ में यहाँ पे हम जा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ में यहाँ पे हम जा सकते हैं। बात करेंगे अगले पूछे गए प्रश्न की। एक नोटिस पर लिखा है कृपया बिना मेरे अनुमति के इस किताब की फोटोकॉपी ना करें। अगर हम बात करें संकल्पना 1 की, तो किताब की फोटोकॉपी संभव है, तो ऑब्वियस सी बात है जब लिखा गया है कि इस किताब की फोटोकॉपी ना करें तो इसीलिए लिखा गया है। इसका सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे कि आपको लिखा हुआ मिलता है कई बार गो स्लो या स्पीड लिमिट या दुर्घटना बहुल्य क्षेत्र, ठीक है, इस प्रकार से आपको नोटिसेस देखने को मिलते हैं। तो क्यों लिखा जाता है दुर्घटना बहुल्य क्षेत्र, यानी कि वहां पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं या एक्सीडेंट्स होने की संभावना है। लिखा हुआ है गो स्लो, इट मीन्स क्या क्या सोच करके लिखा गया है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो दुर्घटना होने के चांसेस हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैं कहूँ कि इसको पढ़ने के बाद जो भी लोग उस रास्ते से गुजर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी स्पीड कम करेंगे, अगर ये मैं अजम्पशन यहाँ पे लगाऊं तो ये अजम्पशन भी बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि ये लिखा इसलिए गया है कि लोग इसको पढ़ें और फॉलो करें। उसी प्रकार से यहाँ पे जब बोला जा रहा है कि मेरी अनुमति के बिना इस किताब की फोटोकॉपी ना करें, इट मीन्स उसकी फोटोकॉपी की जा सकती है। यहाँ पे गाड़ी तेज चलाई जा सकती है लेकिन हमें स्लो चलने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो संकल्पना 1 बिल्कुल यहाँ पे निहित है। इस चेतावनी का मतलब है कि अवहेलना करने वाले को दंडित किया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार यहाँ पे आप तेज चलेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि आपको फॉलो करने की आवश्यकता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। शुद्ध घी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। शुद्ध घी क्या है? स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। संकल्पना क्या कहती है? सभी स्वस्थ व्यक्ति घी लेते हैं। तो देखिए, शुद्ध रहने के लिए इट मीन्स अगर मैं बात करूं कि जैसे आप कहते हैं कि आप अच्छे हैं, तो आप अच्छे हैं इट मीन्स ऐसा नहीं कि दूसरा खराब है। घी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन अगर हम बात करें स्वास्थ्य के लिए लाभदायक दूसरे भी यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स अवेलेबल हैं। तो जरूरी नहीं कि आप घी खाएं तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं।
घी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, घी बिल्कुल अच्छा है अगर हम बात करें स्वास्थ्य के लिहाज से। तो लेकिन जितने भी स्वस्थ व्यक्ति हैं वो सभी घी खाकर ही स्वस्थ है, ऐसा बोलना यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं होगा। तो जिस प्रकार से अगर हम बात करें अजम्पशन की, तो ओनली हो गया, ऑल हो गया, इस प्रकार के वर्ड्स को आप देख करके क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ऑल देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो संकल्पना 2, शुद्ध घी से बनी मिठाइयाँ स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं। ठीक है, शुद्ध घी से बनी मिठाइयाँ स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे मधुमेह का कोई मरीज है, घी नो डाउट अगर हम बात करें कुछ उसमें आपके फायदे के लिए एलिमेंट्स हैं, तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए या उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए वहाँ पे हार्म करने वाले भी एलिमेंट्स उस अगर हम बात करें कंज्यूमर गुड्स यानी कि अगर हम स्वीट्स की बात करें तो मिठाई में देखने को आपको मिले। तो इस लिहाज से हम यह भी नहीं कर सकते कि शुद्ध घी से बनी मिठाइयाँ स्वास्थ्य के लिए अच्छी ही होती हैं। क्लियर? चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पे बोला गया है, भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग HNRC मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। कानून द्वारा यह परिभाषित है कि जीवन स्वतंत्रता, समानता एवं व्यक्ति की गरिमा के अधिकार संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं अथवा अंतर्राष्ट्रीय बचावों और नियमों में निहित है। अब यहाँ पे हम बात करें किसकी, आर्गुमेंट की। तो आर्गुमेंट क्या कहता है? पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि आर्गुमेंट पर जब आपको बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसके प्रोज होंगे, उसके कॉन्स होंगे। आप उसके फेवर में जा सकते हैं, आप उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं। कोई अगर आपको कथन पर यस बोलना है तो यस बोलने के बाद आपको उसका एक वैलिड रीज़न देना होगा, इफ़ यस देन वाई। अगर आपको नो बोलना है तो नो के बाद में आप उसको एक वैलिड रीज़न, वैलिड एक्सप्लेनेशन देना होगा, इफ़ नो देन वाई। क्लियर? तो अगर हम बात करें आर्गुमेंट की, तो आर्गुमेंट में आप अधूरा नहीं छोड़ सकते, यानी कि अगर आप उसके फेवर में हैं, आप उसको फेवर कर रहे हैं, आप तो उसके फायदे गिनवा रहे हैं, तो क्यों, यानी कि क्या उसका एक आपको वैलिड क्या देना होगा, लॉजिक देना होगा, वैलिड एक आपको तर्क देना होगा। यहाँ पे अगर मैं प्रश्न की बात करूं तो प्रश्न हमको इस प्रकार से यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं तर्क की बात करूं तो बोला है मानव अधिकारों की अवहेलना होने पर, समझ लीजिए, मानव अधिकारों की अवहेलना होने पर मानव अधिकार आयोग स्वयं अथवा पीड़ित द्वारा दाखिल किए गए याचिका के लिए जांच बैठा सकता है। तो यानी कि यहाँ पे हम तर्क 1 के साथ में जाएंगे, मैंने आपको पहले बताया, और यहाँ पे हम आगे इसको समझेंगे भी। तो तर्क 1 के साथ में जाएंगे, जबकि तर्क 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ और उसके क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुसंधान के संवर्धन का कार्य करता है, यानी कि ये वाला तो आपका नहीं होगा। यहाँ पे अगर हमें चयन करना होगा तो या तो हम यहाँ पे तर्क 1 के साथ जाएंगे या तो फिर हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हम प्रश्न की बात करें तो प्रश्न के अनुसार तर्क 1 के साथ में हम जा सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे अगले प्रश्न की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं, आंतरिक उपभोग के लिए कम होने पर भी हमारे देश को निर्यात बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और अगेन आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आर्गुमेंट पर बेस्ड। तो मैंने कहा आर्गुमेंट आपके फेवर में भी हो सकते हैं और अगेंस्ट में भी हो सकते हैं, बशर्ते आपको एक वैलिड एक्सप्लेनेशन देना होगा, इफ यस देन वाई, इफ नो देन वाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हाँ, यानी कि सबसे पहले बात को समझिए, आंतरिक उपभोग के लिए कम होने पर भी हमारे देश को निर्यात बढ़ाना चाहिए, यानी कि हमारे घर में खाने को नहीं है लेकिन हमें एक भंडारे का आयोजन करना है। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ वक्तव्य आपको या कथन आपको देखने को मिल रहा है। तो भाई ठीक है, हाँ करना है, क्यों करना है ये भी समझ लेते हैं। हमें तेल आदि वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है, यानी कि हम बात करें जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कहीं ना कहीं डॉलर के टर्म में होता है, तो हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इनका जो तर्क है वह बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ज़रूरी नहीं कि हम केवल खाद्य सामग्री ही क्या करें, निर्यात करें और उसी से हम विदेशी मुद्रा अर्न करें। विदेशी मुद्रा अर्न करने के वेरियस वेज हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर तर्क की कि हमें ऐसा क्यों करने के लिए आवश्यकता है, तो इन्होंने बताया भी है कि इससे क्या होगा, हमारे देश में विदेशी मुद्रा आएगी और उस विदेशी मुद्रा से हम क्या कर सकते हैं, दूसरी वस्तुओं को आयात कर सकते हैं। तो इस कारण से इनका जो तर्क है अपने आप में बिल्कुल सही है। भाई देखो, इसमें थोड़ा सा डिमांड एंड सप्लाई का भी आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, यानी कि अगर हम बात करें किसी भी जब हम बात करते हैं वस्तु की क्वांटिटी में, ठीक है, जब किसी भी वस्तु की अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी नहीं है, उसमें कमी आ गई है, मान लेते हैं जैसे अगर मैं मार्कर की बात करूं,
और मैं कहूँ कि दुनिया में एकमात्र मैं ही हूँ जिसके पास ये मार्कर है, एकमात्र मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके पास ये मार्कर है। और मैं इस मार्कर को कहूँगा इस मार्कर की कीमत कितनी है, 1 लाख रुपए है, तो हंस के लोग मुझे 1 लाख रुपए इस मार्कर के देंगे। लेकिन हमें पता है कि इस मार्कर की अवेलेबिलिटी मार्केट में जगह जगह है, ठीक है। यानी कि जिस चीज़ की सप्लाई जितनी ज़्यादा होगी, प्राइस और डिमांड, अगर हम डिमांड की बात करें, डिमांड और सप्लाई की चेन अगर फुलफिल हो रही तो बैलेंस आपका क्या होगा, कहीं ना कहीं बना रहेगा। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम हुई, प्राइस हाइक होगा। या अगर हम बात करें डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा हुई तो प्राइस क्या होंगे, गिरेंगे। सिंपल सा फंडा है। तो उसी प्रकार अगर हम बात करें कि मान लेते हैं हमारे यहाँ तेल की कमी हो गई, हमने कुछ भी निर्यात नहीं किया और इस कारण से हम तेल खरीदने में असमर्थ रहे, तेल की हो गई कमी, या विदेशी मुद्रा में कमी आई जिसके कारण हम जो बाहर से आयात करते हैं वस्तुओं को, उनके आयात करने की जो क्षमता हमारी जो थी पहले उसमें कमी आ गई, यानी कि अभी हमारे पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम हो गई। अब जब रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है उपभोक्ता वही है, उनका उपभोग उसी लेवल पे चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड वही बनी हुई है, सप्लाई कम हो गई तो प्राइस हाइक होंगे। और सिंपल सी बात है अगर ऑयल्स के प्राइस हाइक हुए तो ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो ओवरऑल आपको क्या, महंगाई देखने को मिलेगी। तो यानी कि यहाँ पे इनका अपना तर्क बिल्कुल सही है। और यहाँ पे अगर हम नहीं की बात करें कि नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं, यह कदम आंतरिक उपभोक्ता को नुकसान पहुंचाएगा। यानी कि जो आपके आंतरिक उपभोक्ता है जो कि उन गुड्स पर डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे पास खाने की खुद ही कमी है, तो जो आंतरिक उपभोक्ता है उनको भी यह क्या करेगा, हार्म करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो यह बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो तर्क 1 और तर्क 2 दोनों यहाँ पे क्या है, प्रबल है, दोनों क्या है, प्रबल है। यानी कि अपने आप में दोनों क्या है, स्ट्रांग है, दोनों एक वैलिड रीजन दे रहे हैं। यस के साथ भी एक कारण दे रहा है कि अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको पहले बताया आर्गुमेंट का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझने की आवश्यकता है। आप किसी भी चीज के फेवर में भी जा सकते हैं, अगेंस्ट में भी जा सकते हैं, बशर्ते आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए, वैलिड एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, यस का भी और नो का भी, ठीक है। चलिए भीड़ भाड़ वाले स्थान जैसे बाजार, बसों, रेलगाड़ी आदि में छींकते और खांसते समय मुंह को ढक लेना चाहिए। तर्क की अगर हम बात करें, यानी कि हम बात करें आर्गुमेंट की, तपेदिक जैसे जानलेवा रोगों के रोगाणु छींकते और खांसते समय कफ की बूंदों के माध्यम से फैलते हैं। तो बिल्कुल क्यों हमें लगाना चाहिए, तो यहाँ पे आपको एक वैलिड रीजन दिया गया है, ठीक है, आपको एक वैलिड रीजन दिया गया है। जबकि अगर हम बात करें सेकंड वाले ऑप्शन की, तो भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर बार बार जाने से तपेदिक जैसे जानलेवा रोगों से ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे हमें बात करी जा रही है कि क्यों हमें कपड़े लगाना चाहिए, ठीक है, छींकते या खांसते समय। तो उससे संबंधित यहाँ पे आपको प्रॉपर एक जानकारी दी जा रही कि ऐसा भी हो सकता है, या भी एक कारण उसका हो सकता है। इस पर आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं तर्क दिया गया है कि अगर ऐसा हमें करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। जबकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक वैलिड लॉजिक मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि आपको जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार की तपेदिक जैसी बीमारी की अगर हम बात करें तो ग्रसित होने की इससे संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तर्क 1 क्या है, प्रबल है। क्लियर। तो अगर हम बात करें आज के सेशन की, तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। आप लोग अपने सुझाव, अपने विचार और आने वाले जो आपके, अगर हम बात करें सेशंस की कि क्या आपकी अपेक्षाएं हैं हमारे संस्थान से, हमसे और आगामी आपकी परीक्षाओं से, और इस पर्टिकुलर सेशन पर आप अपने विचार, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई अगर आपका डाउट है तो उस पर आप अपने विचार ज़रूर रखें। तो मिलते हैं कुछ और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सेशंस के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।